जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। हिंद सर। हाउ इज द स्टडी गोइंग? पढ़ाई देखो, पढ़ाई लिखाई चल रही है? सर याद तो कुछ भी नहीं हो रहा है। लिखा याद चल रही। याद कुछ करना ही नहीं, आप तो बस करते रहो जैसा कर रहे हो ना। बाकी आप याद ही एक, नहीं आता है सदर धातु रूप सर। मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, आप पढ़ इतना सारा रहे हो, आएगा इतना सा, बहुत कम आएगा। वो आप संडे को पहचान जाओगे एग्जाम पेपर कैसा आएगा। बट आज का टॉपिक कवर करने के लिए कंटिन्यू करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे समास, जैसा मैंने आपको बताया था। समास आखिरी टॉपिक, मतलब आखिरी तो नहीं कह सकते, लैंग्वेज है। लैंग्वेज जितना पढ़ेंगे उतना कम है। कभी हम ऐसा नहीं कह सकते कि लैंग्वेज पूरा हो गया है, क्योंकि कोई मैथमेटिक्स या साइंस नहीं है कि सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए और कंप्लीट हो गए। लैंग्वेज है, लैंग्वेज जितना लर्न करते हैं उतना कम है। बट समाज एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे कम आता है बच्चों को समझ में। सबसे डिफिकल्ट टॉपिक अगर संस्कृत में कोई माना जाता है तो वो समास है। ठीक है। और आज भी जैसे मुझे भी सबसे आखिरी में समझ में जो आया था, लेटेस्ट जो मैंने टॉपिक समझा है वो समास है, और कई बार कंफ्यूजन उसमें हो जाता है। बट अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जिस लिए आप पढ़ रहे हो ग्रंथों को समझने के लिए, टीकाओं को, श्लोकों को, तो उसमें अगर आपको समाज पूरा समझ में नहीं भी आया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। लेकिन समाज का काम क्या है, वो क्या होता है, वो आप समझो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हम कुछ भी क्यों छोड़े, है ना। तो हम सब ट्राई करेंगे कहने को, पढ़ाने को। समाज टॉपिक ऐसा है कि एक दिन में भी कंप्लीट हो सकता है और पूरा महीना भी इसको समझने के लिए लग सकता है, लेकिन उतना डीप में मैं नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि नीड नहीं है। ये नहीं बोलूंगा टाइम नहीं है, टाइम तो कभी कोई फैक्टर है नहीं मेरे लिए, लेकिन नीड नहीं है उतना इसको खींचने की। समझते हैं समाज होता क्या है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको ग्रुप पे भेज चुका हूँ, है ना। तो आप लोग वहां से भी देख लेना। देखिए क्या होता है समाज। मुझे पता है बातचीत के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना बाकी है अभी, तो वो हम लोग जो भी नेक्स्ट क्लास हमारी लगेगी तब हम लोग कर लेंगे। ठीक है। देखिए, समसनम इति समासः। इस प्रकार समास शब्द का अर्थ है संक्षेपण, अर्थात दो या दो से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों, समुच्चय बोधक च आदि को हटाकर एक पद बनाना, मतलब छोटा करना। समास का बेसिक अर्थ क्या होता है कि जैसे विभक्तियां लगा दी, बीच में च हेल्पिंग वर्ब, जैसे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, तो बहुत चीजें वाक्य में एक साथ बीच में आ जाती है, तो उससे क्या होता है, बड़ा बड़ा लिखा होता है। तो मेन मेन चीजों को वाक्य में रखकर या एक पद में रखकर बाकी सब चीजों को हटा देना, उसका नाम क्या है, समास है। एग्जाम्पल आपको दिया है गायने कुशला। अब गायने कुशला में अननेसेसरी चीज कौन सी है जो हमको नहीं चाहिए, तो विभक्ति। हमें गायन कुशला, गायनिस को हटा देंगे, सिर्फ गायन कुछ ना बोलेंगे तो भी हमें समझ में आ जाएगा कि भैया जो गाने में कुशल है। तो विभक्ति हटा के, अननेसेसरी थी विभक्ति की, यहाँ पे नीड नहीं थी, तो विभक्ति को हटाकर हमने क्या बना दिया, गायन कुशला। जैसे इधर लिखा है राज्ञा पुरुष, यहाँ पर अननेसेसरी आपको क्या लग रहा है जो नीड नहीं है, जिसकी यहाँ विभक्ति की यहाँ पर कोई नीड नहीं है, तो विभक्ति हटा करके हमने राज्ञ का मूल शब्द राज पुरुष करने से भी हमें क्या है, समझ में आता है कि यहाँ पर जो पुरुष राज राज कर रहा है ऐसे व्यक्ति की बात की गई है। फिर एक एग्जाम्पल दिया है सीता च रामश्च, सीता और राम। तो भाई च च लगाने की नीड नहीं है, हम अगर सीता रामऊ, द्वितीय व्यक्ति लगा दी कि दो लोग है ना, सीता रामऊ, बस इतना बोलने से भी हमें समझ में आता है कि सीता और राम दो व्यक्तियों की यहाँ पर बात की गई है। सर, तो दो जिन, दो हाँ, व्यक्ति या फिर उसका कुछ विशेषण उसका ही होता है क्या ये समसनम? नहीं, विषय विषय वही हम पढ़ेंगे अभी क्या क्या प्रकार के होते हैं। ये तो सिर्फ एक तरीका समझा रहे हैं कि जब मेन दो शब्दों, मेन चीजों को बस रखना है, बाकी आलतू फालतू सब कुछ हटा देना है, उसका नाम समास होता है। ठीक है। आशीष जी बोलिए। हाँ जी भैया, जैसे आपने अभी ये दो शब्द बोले सीता रामऊ, तो हाँ इसमें जो विभक्ति आखिर के शब्द के हिसाब से लगेगी ना? अगर वो हाँ पुल्लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम एंड में किसको ले रहे हैं, बाद में राम को ले रहे हैं ना,
इसलिए हमने और आकार। राम, और यदि पहले राम लेंगे तो राम सीते। पर ऐसा ले नहीं सकते, क्योंकि आपके पास उदाहरण क्या है, सीता च रामश्च। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप पहले सीता को ही लोगे, बाद में अपने मर्जी से नहीं ले सकते। उल्टा लिखा है तो ठीक है, लेकिन ये अभी आगे आप पढ़ोगे कि हम हमेशा अंत में अकारांत शब्द को ही लेंगे। ठीक है, ये भी एक नियम है, अभी आगे हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो किसी भी तरीके से काट पीट करके जिन चीजों की नीड नहीं है उन सबको हटा करके मेन चीज को हमको वाक्य में रखना है। ठीक है, यहाँ देखिए नीचे अगले पैराग्राफ में पदों की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं: अव्ययीभावी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, नाम आपको पता होने चाहिए कौन कौन से: अव्ययीभावी समास, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। अब जो दूसरा तत्पुरुष समास है, इसके दो भेद और होते हैं: कर्मधार और द्विगु। तो ऐसे टोटल कितने समास हो गए? 6। अव्ययभावी, तत्पुरुष, तत्पुरुष के दो भेद कौन कौन से हो गए? कर्मधारय और द्विगु। फिर द्वंद्व समास तीसरा, और चौथा कौन सा हो गया? बहुब्रीहि समास। ठीक है, नाम नाम क्लियर हो गए? समास के नाम कौन कौन से, 6 समास कौन कौन से है? वेल इनफ। चलिए समझते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, एक बार सुनना है, ध्यान से सुनना है, आपको समझ में आएगा। कुछ पूछना हो तो हैंड रेस करके पूछ ले। अव्ययभाव समास में क्या होता है? देखिए, किसी भी समास में दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन है जहां पर समास किया नहीं गया, और एक कंडीशन है जहां पर समास किया गया। तो हम कैसे पता करें कि किस कंडीशन में कौन सा समास होगा? वो हमको पढ़ना है कि भाई ऐसे दो शब्द हमारे सामने लिखे हैं, इन दो शब्दों में हम कौन सा समास कर सकते हैं 6 प्रकार के समासों में से। उसके लिए हम नियम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या लिखा है अव्ययभाव समास में? इस समास में पहला पद, दो शब्द होते शक्तिम अनतिक्रम में। एग्जाम्पल देखिए, दो शब्द लिखे शक्तिम और अनतिक्रम में। इस समास में पहला पद अव्यय होने के साथ ही प्रधान होता है। मतलब अभी आप इस तरफ मत देखो, इस तरफ देखो, यथाशक्ति। ठीक है, ये है आपका अभी जो वो मतलब आपको जो डेफिनेशन में समझा रहे हैं वो इसके आधार पर समझा रहे हैं। यथाशक्ति वर्ड पर आप अब ये फोकस करो, यथाशक्ति वर्ड जिसमें अव्ययभावी समास आपका होगा। क्या बोल रहे हैं यथाशक्ति पद के लिए? पहला पद, यथाशक्ति में कितने पद है? 2, यथा और शक्ति। तो दोनों पदों में से पहला पद अव्यय होता है। यथा अव्यय है कि नहीं है? है, पढ़ चुके हम। पहली कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। अव्यय होने के साथ ही साथ प्रधान भी होता है, मतलब वहां पे मुख्यता उसकी होती है। मतलब क्या करना है, देखो आगे लिखते हैं, समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है तथा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। मतलब जब हम यथाशक्ति में हमने देखा कि एक पद हमारे सामने है जिसका पहला पद आपका क्या है? अव्यय है, तो इसका मतलब अब इस पूरे के पूरे शब्द को आपको अव्यय में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले जो बाद में शब्द लिखा हुआ है और किस में करना? नपुंसक लिंग में करना है, तो बाद वाले शब्द को आप पहले लिख दोगे। यथाशक्ति में बाद वाला पद कौन सा है? शक्ति। ठीक है, अब शक्ति का नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? शक्तिम। शक्तिम बनेगा नपुंसक लिंग में, तो हमने लिख दिया शक्तिम। और यथा है तो अनतिक्रम, मतलब होता है यथा का ही अर्थ होता है अनतिक्रम में, तो उसके हिसाब से, मतलब यथाशक्ति का क्या मतलब होता है? शक्ति के अनुसार। अव्ययभावी समास में इसको कैसे खोलोगे? शक्तिम अनतिक्रम। अभी अनतिक्रम में आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि जहां जहां भी यथा अव्यय आएगा, ठीक है, वहां वहां आपको अनतिक्रम में लिखना है। जैसे यहां पर लिखा है यथाशक्ति, तो हो गया शक्ति अनतिक्रम में। अगर यहां पर लिखा होता यथा भक्ति, तो क्या बनाते आप? भक्तिम अनतिक्रम्य। ठीक है, यथा के स्थान पर अनतिक्रम में लिख देना है, और शक्ति है तो शक्ति हो गया, शक्तिम हो गया, भक्ति है तो भक्तिम हो गया। ठीक है, सर क्लियर? ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे यथाशक्ति है, हाँ ये अव्ययभावी समास है या जो बनाया है शक्तिम अनतिक्रम में, ये तो हाँ, बड़ा नहीं हो गया सर? उल्टा नहीं नहीं समास नहीं, जोड़ना। शक्तिम अनतिक्रम्य में अव्ययभावी समास करने पर वो बनेगा यथाशक्ति। ओके, उल्टा। हाँ, ऐसा मतलब आपको दोनों तरीके आने चाहिए। आप तोड़ोगे कैसे, और थोड़ा थोड़ा संधि जैसा काम ही यहाँ पर हो रहा है। बोलिए प्रतिभा जी।
यहाँ जो है समास वो यथाशक्ति है कि शक्ति मानती क्रम में है? यथाशक्ति समासिक पद है। ठीक है, हाँ। और जब इसको खोलना होगा तो यथाशक्ति किसको बना रहे हैं, तो शक्ति मनति क्रम में इस बन रहा है। ठीक है, तो आपका समास का पद तो यथाशक्ति है, उसको हाँ। समझा रहे हैं कि वो बड़ा क्या था, शक्ति मनति क्रम में था, उसको छोटा कैसे किया, अच्छा, यथाशक्ति के रूप में। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ आप, ऊपर, हाँ बोलिए बोलिए। या ऊपर लिखा है कि समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है तथा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। हाँ तो ये हाँ यथाशक्ति नपुंसक लिंग में आ रहा हाँ है हाँ या? हाँ, ये यथाशक्ति नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा। अगर आप इसका रूप चलाओगे तो आपको इसको नपुंसक लिंग की तरह चलाने पड़ेंगे। ठीक है, और मतलब इसको उन्होंने, खोलेंगे, इसको खोलना नहीं है खोलेंगे। आपको, समास का काम है आपको छोटा करना है। आपको शक्ति मनति क्रम में लिखा मिला, तो इसको आप हाँ। कैसे कन्वर्ट करोगे, तो इसको कन्वर्ट आप करोगे यथाशक्ति में। ठीक है, तो ऐसा ऐसे है। पद पद तो बहुत सारे हैं ऐसे। हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं ना, तो इसमें वही बात है समास में कि आप जितने याद कर सको उतना ठीक है। जैसे यथा के लिए क्या आ गया, अनतिक्रम में। अब अगला एग्जाम्पल निर्विघ्नम, तो विघ्ना नाम, भाई आपको दूसरा पद क्या है इसमें, निर अब और विघ्नम। दूसरा सर पद क्या है, सर हाँ अनतिक्रम में का क्या अर्थ बताया? वही वही, अनतिक्रम मतलब अनुसार, यथा की जगह पे अच्छा। अनतिक्रम में आया है। अच्छा। अर्थ नहीं बदल रहा है दोनों का, बस वो छोटा हो रहा है। समास का काम है उसको छोटा करना। अब जैसे अगले आपको सबसे पहले समास करने के लिए क्या करना है, दो चीजों, दो शब्दों को पकड़ना है। आपको बोला कि सामासिक पद निर्विघ्नम, इसको खोलिए, तो कैसे खोलोगे, निर प्लस विघ्नम। तो पहले सेकंड वर्ड को क्या लिख दोगे, विघ्ना नाम। जैसे हमने शक्ति को शक्तिम करा था, विघ्नम को क्या होगा, विघ्ना नाम। अब निर के लिए शब्द आता है अभावः। तो आप इसमें ये याद रखो कि कौन से अव्यय के लिए कौन सा शब्द आता है। फिर अगला अभी था उपगंगम। ठीक है, उपगंगम का क्या बनेगा, गंगायाः। ठीक है, सर अभी और निर्विकल्प हुआ तो हाँ बनाओ, विकल्प अभाव। विकल्पानाम अभावः। अच्छा, ठीक है, पर मतलब यथा नी उप यथा के लिए अनतिक्रम में है, निर के लिए अभावः है। मतलब मेन फिर शब्द यही है ना, यथा हाँ, नी। ये अव्यय है सारे, हाँ, क्योंकि ये अव्यय अव्यय, मेन है मतलब। क्योंकि अव्यय के आने पे तो अव्यय भी समास बनेगा। ओके। ठीक है, फिर अगर उपगंगम आ गया तो अब इसको आप क्या बनाओगे, गंगायाः। सर वो और उप गंगा के लिए, यहाँ और नाम हाँ क्यों हुआ वो? देखिए, गंगा यहाँ इसके क्या पे समीप वर्ड आ गया ना, तो समीप के योग में इन्होंने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। समीप के साथ में क्या लाना पड़ता है, षष्ठी विभक्ति, तो इसलिए गंगा यहाँ ले आए। ठीक है, अनुरूपम, सेम वही बात, धूप के साथ भी उन्होंने षष्ठी विभक्ति लगाई है। मतलब इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन से अव्यय के साथ में षष्ठी विभक्ति लग रही है। यथाशक्ति में कुछ नहीं लग रहा, शक्ति मनाति क्रम में बन गया द्वितीय व्यक्ति लगकर। निर्विघ्नम विघ्नानाम अभाव में हो गया वो। अब जब उपगंगम आया, तो अगर उप आपका वो लग रहा है अव्यय। अव्यय, तो उसमें आपको उसके साथ वाले पद में षष्ठी विभक्ति लगानी पड़ेगी। उप के साथ गंगम आया तो गंगा यहाँ। वैसे अगर अनु के साथ में जो पद आ रहा है उसमें षष्ठी विभक्ति लगानी पड़ेगी। तो अनु के साथ क्या है, रूपम, तो रूपम का षष्ठी विभक्ति क्या हो गया, रूपस्य। और अनु के लिए क्या आता है, योग्यम। ऐसा, बोलिए आशीष जी। जैसे इसमें आया कि पहला शब्द जो होगा वो अव्यय होगा, लेकिन हाँ, बाद के जो तीन एग्जाम्पल है उसमें तो पहला शब्द उपसर्ग है नहीं तीनों। वो अव्यय भी है, निर अव्यय भी है, उप अव्यय भी, ये सारे अव्यय भी हैं। निर अव्यय भी है, उप अव्यय भी है, अनु अव्यय भी है। ठीक है, अगर आप सुनिए, अगर आप वाक्य में अनु के साथ कोई शब्द प्रयोग कर रहे हो, जैसे अनुगच्छति, तो उसमें अनु उपसर्ग है। लेकिन अगर वाक्य में सिर्फ अनु का प्रयोग किया है, कई जगह मात्र अनु का प्रयोग है, तो वो अनु आपका अव्यय है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको इसका उनको, मतलब, यहाँ पर उनको इसका आपको मतलब उनको एक बार उपसर्ग नहीं देखना है, यहाँ पर आपको उन शब्दों को अनु, धातुओं के साथ सर्ग, धातुओं के साथ जो पहले जुड़ रहा है हाँ उन्हीं को उपसर्ग बोला है बस। हाँ, और जो संज्ञावाची शब्दों के साथ जुड़ रहा है तो वो समास का रूप वो अगर, अव्यय बन जाएगा। हाँ हाँ, और ये सारे आप इनको वो भी कैसे, अगर यथाशक्ति में कहने को कहा जा सकता है कि यथा भी उपसर्ग है शक्ति के साथ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे अव्यय भी हैं और यही सारे उपसर्ग भी बन जाते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए प्रतिभा जी। इसमें लिखा है कि नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है, तो फिर ये गंगा यहाँ, ये तो नपुंसक लिंग में नहीं है। ये उपगंगम है ना, नपुंसकलिंग।
मतलब ये कह रहे हैं कि जब आप सामासिक पद बनाओगे ना, अव्ययभावी समास बनाओगे, ये हाँ, सारे नपुंसकलिंग में प्रयोग होंगे, ये नहीं। ये ये नहीं तो होंगे ना। ये तो नॉर्मल है। लेकिन जब आप इनको कन्वर्ट करोगे अव्ययभावी समास में, तो कन्वर्ट होने पर जो इसे हम कहते हैं सामासिक पद, जो हम समास करने के बाद कन्वर्ट करते हैं, तो आप जब इनको कन्वर्ट करोगे तो जो पद बनेगा वो आपका सामासिक पद बनेगा, वो नपुंसकलिंग में प्रयोग होगा। तो ये लेफ्ट हैंड यथाशक्ति साइड में, वाले यथाशक्ति। यथाशक्तिम, यथाशक्तिम होगा, वो यथाशक्ति लिखा हाँ, है, वो भी वही, हाँ। यथाशक्तिम होगा, वो भी नपुंसकलिंग बनेगा। ठीक है। सर यहाँ पे ऐसा संज्ञा सर्वनाम या विशेषण ऐसा उसका कुछ कोई पद नहीं नहीं आएगा नहीं ना? नहीं, ये तो समास है, अलग टॉपिक है, ये संज्ञा सर्वनाम का ऐसा कोई रोल नहीं है। अब जैसे यहाँ पर है प्रति एकम, तो अब प्रति के साथ जो चीज यूज होती है ना, वो प्रति के साथ जो भी आपका मेन वो आएगी धातु, उसको आपको रिपीट करना पड़ेगा। प्रति एकम कैसे बनेगा? एकम एकम और प्रति की जगह आएगा इति, तो प्रत्येकम, एकम एकम इति। टी मतलब इति प्रति की जगह ही आया है, ऐसा। ऐसा। एक एक है, प्रत्येकम का क्या मतलब होता है? प्रत्येक मतलब एक एक व्यक्ति। वैसे एकम एकम इति मतलब वही है कि एक एक, अर्थ नहीं बदलेगा, सिर्फ लिखने का तरीका बदल जाएगा। देखिए सेम एग्जांपल नीचे, प्रतिग्रहम, तो ग्रहम ग्रहम इति। ठीक है। फिर है निर्मक्षिकम, निर के लिए क्या यूज करते हो आप? अभाव, पहले ही पढ़ चुके ना हम। तो निर के लिए यूज करेंगे अभाव, और मक्षिकम को लगा दो आप सप्तमी विभक्ति मक्षिकाणाम। ठीक है। उपनदम, उप के लिए क्या यूज करते हैं हम? समीपम, तो नदम की जगह क्या आ गया? नद्याः, नद्याः समीपम। प्रत्यक्षम, तो अब यहां पर प्रत्यक्षम में अक्ष धातु आ गई ना, तो यहां पर रिपीट नहीं किया इन्होंने, यहां पर लिख दिया अक्षणों प्रति। अगर आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अक्षम अक्षम इति। देखो अंतर समझो, अक्षणों में क्या है? द्वितीय व्यक्ति द्विवचन लगा है ना अक्षणों में, तो द्विवचन मतलब दो है अक्ष यहाँ पर, तो आप अक्षम अक्षम इति भी लिख सकते हो, और अक्षणों प्रति भी लिखते हो। प्रति के साथ मैंने बोला ना आपका दो बार, जो भी पद है दो बार यूज करोगे। जैसे प्रत्येकम में आपने एकम आया था तो एकम एकम इति लिखा, प्रतिग्रहम में ग्रहम आया तो ग्रहम ग्रहम इति लिखा, तो प्रत्यक्ष में भी अक्षम अक्षम इति होना चाहिए था। अक्षणों प्रति क्यों लिख दिया? क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया, अक्षम अक्षम प्रति मतलब दो बार अक्ष आना, तो उन्होंने द्विवचन में इसको लिख दिया अक्षणों। ठीक है, तो आप अक्षणों प्रति भी लिख सकते हो और अक्षम अक्षम इति भी लिख सकते हो, दोनों रूप आपके सही हैं। और तो सर फिर परोक्ष, ऊपर भी ऐसे कर सकते हैं ना, एकम एकम की जगह नहीं एकव कर दो। नहीं, एकव नहीं करो आप लोग दो वाला याद रखो, दो बार लिखने का याद रखो। ठीक है। और नीचे जो है परोक्षम, तो पर प्लस अक्षम है यहाँ पर भी, तो यहाँ भी उन्होंने अक्षण हो और परो के लिए, पर के लिए यूज कर लिया परम, तो अक्षण हो परम। ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा ये क्या चीज है, तो अभी आपको समझ क्यों नहीं आ रहा कि आपने वाक्य में सीधे देखा अनुरूपम। आपने कई बार अनुरूपम शब्द पढ़ा है, कई बार निर्विघ्नम शब्द पढ़ा है, कई बार यथाशक्ति शब्द पढ़ा है, प्रत्येकम पढ़ा है, प्रतिग्रहम पढ़े हैं कि नहीं? सारे शब्द आपने, ये सारे शब्द आप लोग पढ़ चुके हो। भैया ये सारे शब्द क्या, ये सारे शब्द सामासिक पद है, क्योंकि इन सभी शब्दों में अव्यय पहले लगा हुआ है, इसलिए अव्ययभावी समास ने सारे शब्द बनाए हैं। ठीक है। परम परम पद कैसे होगा? परम पद कहां पर? ये अभी लास्ट में अपने परोक्षम है ना, तो उसका हाँ, अक्षणों परम, तो पद नहीं, परम का क्या होगा? यहाँ पर नहीं, पर का परम हो गया ना, हाँ तो वही पर मैम। की जगह परम आ गया, और अक्ष की जगह पर अक्षण हो गया। हाँ तो अक्षणों के जगह पद आए तो वो परम पद हुआ क्या? परम पद मतलब, परम पद क्या बोल रहे हो आप? परम पद मतलब, परम पद श्रेष्ठ पद बोलते हैं ना। हाँ तो यहाँ पर वो है आपका प्रधान, पर उपसर्ग है। ठीक है। और उक्षम, तो ऊ क्या अ में हो जाएगा, तो अक्षम संधि हुई ना, पर प्लस ओक्षम तो अक्ष हो जाएगा, पर प्लस अक्षम परोक्षम, ऐसा। तो जो पर तो आपका जो है अव्यय है, वो बाद में आएगा, तो वो बन गया परम, और पर के साथ क्या है? अक्ष वर्ड लगा हुआ है, तो वो अक्षम अक्षम परम बनता, तो उन्होंने यहाँ पर अक्षण परम ऐसा लिख दिया। और ये बाद में क्यों आता है, मतलब वो समझा ये नहीं था। नियम है अव्ययभावी समास में, अगर यहाँ पहले अव्यय और बाद में मेन धातु है जो भी शब्द है, तो गारंटी है कि जब ये खुलेगा तो बाद वाला शब्द पहले आएगा और अव्यय बाद में आएगा, क्योंकि अव्यय का प्रयोग हमेशा बाद में होता है। जैसे रामः श्यामः च, है ना,
तो राम और श्याम और च, इसमें च अव्यय का प्रयोग हुआ ना, लेकिन वो बाद में प्रयोग हुआ। तो जब बड़े रूप में प्रयोग करोगे आप, तो आप बाद में प्रयोग करोगे अव्यय का, लेकिन जब आप उसको समास बनाओगे तो अव्यय पहले आएगा और बाद में उसके साथ वाला शब्द आएगा। ठीक है, थोड़ा टिपिकल था, नया टॉपिक था आपके लिए, लेकिन धातु, नया। ये हाँ धातु बोलिए। है ना सर, अक्षणों धातु है। हाँ, अक्षर अक्षर धातु है, अक्षर धातु, धातु के साथ अव्यय लगाए ना इन्होंने सब जगह। हम्म। ठीक है, हो गया अव्ययभावी समास। बस ये 4-5 जो अव्यय के बारे में आपने पढ़ा, इतने ही आपको ध्यान में रखना है। वास्ट टॉपिक है बहुत, लेकिन आपको नहीं जाना डीप में। जितने अव्यय भी हमने पढ़े ना, वो और शब्द भी वही, अगर आपको एग्जाम में आए तो वही शब्द आएंगे और नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको ज्यादा इधर उधर नहीं देखना, इतने अव्यय आपके लिए बहुत थे। अगला समास तत्पुरुष समास। इस समास में प्रायण, प्रायण मतलब नॉर्मली, यूजुअली। ठीक है, इस समास में प्रायण उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद मतलब सेकंड वर्ड। समास 2 पदों में होता है तो दूसरा पद है उसकी प्रधानता होती है। इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती है। आप लोग कैसे पकड़ोगे कि भाई किस शब्द में हुआ है तत्पुरुष? तो 2 शब्द आपके सामने जो आएंगे, दोनों में अलग अलग विभक्तियां होंगी, लेकिन ट्विस्ट क्या है, कहीं कहीं पर दोनों पदों में समान विभक्ति भी होती है। तो अगर दोनों पद में सेम विभक्ति, तो क्या करना है आपको? ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। मतलब अगर आपके पास 2 शब्द है, ठीक है, और उनमें आपको तत्पुरुष समास करना है, दोनों शब्द में सेम विभक्ति है। ठीक है, जैसे मैंने बोला रामम और श्यामम। ठीक है, रामम और श्यामम, पहले में भी क्या है? द्वितीय विभक्ति है, एक वचन, और दूसरा पर श्यामम में भी क्या है? द्वितीय विभक्ति, एक वचन। तो इसका तत्पुरुष समास कैसे करोगे कि पहले वाले शब्द की विभक्ति उड़ा दो और दोनों को जोड़ दो। रामम श्यामम, रामम की विभक्ति उड़ाने पर क्या बचेगा? राम। तो राम श्यामम, ये बन गया आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है? इसमें द्वितीया से सप्तमी तक की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। मतलब आपको सिंपल इतना याद रखना है, तत्पुरुष समास 2 शब्द के बीच में हो रहा है, उन दोनों शब्दों में से पहले वाले शब्द की विभक्ति आप उड़ा दो और दूसरे वाले शब्द को उसमें जोड़ के लिख दो, बात खत्म। तत्पुरुष इतना इजी है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? शरणम आगतः, यहां पर क्या लगी है? द्वितीय विभक्ति लगी है, यहां पर प्रथमा लगी है। तो क्या करना है? इसको उड़ा दो। पहले शब्द विभक्ति उड़ाने पर क्या बन गया? शरण प्लस आगतः, शरणागतः। ठीक है, सेकेंड पार्ट सर समास है ना? हाँ, सेकंड पार्ट को हम मतलब प्रधानता इसमें उसकी है। नहीं उत्तर नहीं पद नहीं बोला नहीं, ना। शरणागत ये हाँ, समास हुआ ये ना? समास है, इसमें इसमें समास हुआ है। उन्होंने पहले उल्टा लिख खोल दिया के या? लिखा, हाँ, करेक्ट करेक्ट। अब इसमें आप ऐसा समझ सकते हो, जिस विभक्ति का आप लोप कर रहे हो, मतलब पहले वर्ड की विभक्ति को उड़ा रहे हो ना, तो वो तत्पुरुष समास को आप उसका नाम दोगे। जैसे शरणम प्राप्तम में आपने शरणम द्वितीय व्यक्ति को उड़ा दिया, तो इसका नाम हुआ द्वितीय तत्पुरुष। फिर नीचे देखो, सर्पेण दृष्ट, यहां पर कौन सी विभक्ति? सर्पेण में बालकेण, तृतीय विभक्ति, सॉरी। तो तृतीय विभक्ति को आपने उड़ा दिया और सर्पेण दृष्ट को, सर्पेण एण उड़ जाएगा, सर्प, सर्प दष्ट, सर्प दष्ट, कौन सी विभक्ति उड़ाई आपने? तृतीय विभक्ति उड़ाई ना, तो इसका नाम क्या हो गया? तृतीय तत्पुरुष। ठीक है, फिर नीचे क्या लिखा है? दानाय पात्रम, पहले शब्द में कौन सी विभक्ति लगी है? चतुर्थी। दानाय बालकाय, तो इसको आप उड़ा दोगे, दान पात्रम, चौथी विभक्ति आपने उड़ाई, तो इसका नाम क्या है? चतुर्थी तत्पुरुष। ठीक है, नीचे देखो, रोगात मुक्तः, रोगात कौन सी विभक्ति है यहाँ पर? पंचमी, बालकात, इसको उड़ा दो, क्या बनेगा? रोग मुक्त। चौथी 5 विभक्ति उड़ाई, तो इसका नाम क्या है? पंचमी तत्पुरुष। फिर नीचे एग्जाम्पल देखो, नराणाम पति ही, नराणाम कौन सी विभक्ति है? बालकानाम, षष्ठी विभक्ति, इसको आप उड़ाओगे तो क्या बन जाएगा? नरपति ही, षष्ठी तत्पुरुष। और युद्धे निपुण, बालके कौन सी विभक्ति है यहाँ पर? सप्तमी, इसको उड़ा दोगे तो क्या बन जाएगा? युद्ध निपुण, सप्तमी तत्पुरुष। आप ओनली तत्पुरुष बोलोगे तो भी चलेगा, और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर पता करोगे पहले शब्द में कौन सी विभक्ति है,
तो उस विभक्ति को तत्पुरुष का नाम दे दो। और एक और चीज यहां पर होती है, जिन भी शब्दों में पहले न लगा हो, न धार्मिक, न सुखम, न आदि, न सत्यम, उन सभी न को कन्वर्ट कर दो आप अ में और दोनों शब्दों को जोड़ दो। न कन्वर्ट हो गया अ में, अधार्मिक, असुखम, अनादि ही और असत्यम। जहां पर आप न को अ में कन्वर्ट कर रहे हो, ऐसे तत्पुरुष समास का नाम है नए तत्पुरुष। क्या नाम है? जैसे अमोल, मतलब मेरा नाम तो अनमोल है, पर अमोल है, इसको कैसे तोड़ोगे? न मूल। न मोल। तो ये नए तत्पुरुष समास का उदाहरण आपका हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया तत्पुरुष समास, इसमें तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं था। अगला समास करेंगे कर्मधारय समास। सर यहाँ पे मतलब सर नहीं है तो हाँ हाँ अनादि में, हाँ हाँ हाँ, सही है अनादि ना? में जिसका कोई आदि नहीं है। हाँ, जिसका प्रारंभ नहीं है, सही है ना? अर्थ में अंतर नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ ना, अर्थ में बिल्कुल अंतर नहीं आएगा, बस वो सामासिक अंत, पद बन जाएगा। जैसे अंत हुआ, अंत, हाँ, तो अंत को कैसे तोड़ेंगे? न अंतः। न अंत। और जिसमें जो जैसे बताया प्रथमा द्वितीय, जो मतलब पहले का लोप हो जाएगा और उसका नाम आ हाँ, जाएगा कि ये बस हाँ, तत्पुरुष है या हाँ, जो। करेक्ट करेक्ट। अगला कर्मधारय समास। अभी तत्पुरुष में हमने क्या देखा, कि तत्पुरुष में हमने ये देखा था कि दोनों पदों की विभक्तियां अलग अलग होती थी, राइट? दोनों शब्द विभक्तियां अलग अलग होती थी। कर्मधारय समास में क्या है, दोनों पदों में विभक्तियां समान होती है। डिफरेंस समझ में आ गया तत्पुरुष और कर्मधारय में? ठीक है, कर्म तत्पुरुष में विभक्ति अलग अलग थी, यहाँ पर समान है। अब ये इसमें आप, हाँ जैसे बोलिए बोलिए। विशेषण विशेष है ना, वैसे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। भाई अपन आगे पढ़ रहे हैं। स्पेशलिटी क्या है इसकी, देखो पहला पॉइंट, कभी कभी विग्रह पदों, विग्रह पद मतलब जो दो शब्द आप जिनमें आप समास करोगे, पूर्व पद मतलब पहला वाला शब्द विशेषण होता है, दूसरा वाला शब्द विशेष्य होता है। ऐसा हो सकता है, या तो उपमान होता है पहला शब्द और उपमेय होता है। किसको पता है उपमान उपमेय क्या होता है? कोई है यहाँ पर हिंदी वाला? किसी की जैसे उदाहरण। उपमा दी जा सकती है, उपमा उपमा दी एक उदाहरण। जाती है जिसकी, जिसको एक वो वस्तु और जिसकी दी जा रही एक है, ऐसे सेकेंड बोल। एक सेकेंड, हाथ उठाइए हाथ उठाइए, किसको पता है उपमान उपमेय? कितनी हिंदी आती जरा मैं ये देखूं। हाँ, प्रवीणा जी बताइए, व्हाट इज उपमान, व्हाट इज उपमेय? हाँ, जिसकी उपमा दी जाती है वो उपमा है, और जिसके लिए उपमा है वो उपमेय है। उपमेय है, ठीक है। उपमान उपमेय मतलब उपमान जो उपमा दे रहे हैं, और उपमेय जिसकी उपमा हम दे रहे हैं, ठीक है। जो उपमा दे रहे हैं और जिसकी उपमा दे रहे हैं, या तो ये हो सकता है, या क्या हो सकता है कि दोनों पद विशेषण हो सकते हैं। दो पद, दो आपकी विभक्तियां सेम रहेंगी ना, तो क्या क्या हो सकती है कंडीशन, विशेषण विशेष्य हो सकते हैं, या तो या उपमान उपमेय हो सकते हैं, या फिर विशेषण हो सकते हैं। अब दोनों पद किसी तीसरी चीज की विशेषण विशेषता बता सकते हैं। जैसे मैंने बोला सुंदरम दीर्घम, ठीक है, सुंदर भी है और दीर्घ भी है, क्या? तो बोलेंगे मार्ग, मार्ग। तो दोनों पद आपके विशेषण बन गए। देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नीलम उत्पलम, ठीक है। तो अब आपको इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, संधि करना आपको पता है। जो संधि लग रही है दोनों पदों में संधि कर देना है। नीलम प्लस उत्पलम क्या हो जाएगा, नीलोत्पलम। और चूंकि यहाँ पर दोनों शब्द विशेषण विशेष्य है, तो इसका नाम है विशेषण विशेष्य कर्मधारय। जैसे तत्पुरुष में हम नाम देते ना, द्वितीय तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष, वैसे यहाँ पर हमने इसको नाम दिया विशेषण विशेष्य कर्मधारय। मधुरम फलम, विभक्ति सेम है, बिल्कुल सेम है, क्या बन जाएगा, मधुर फलम। ज्येष्ठ पुत्र क्या बन जाएगा, ज्येष्ठ पुत्र। कुछ इसमें भी सेम चीज कर रहे हैं, पहले वाले शब्द की भक्ति उड़ा रहे हैं। कुत्सित राजा, अब कुत्सित राजा को कुराजा भी कहते हैं, ठीक है, तो कुराजा लिख दिया, हमें छोटा ही करना है। सुंदर पुरुष को क्या बोलेंगे, सुपुरुष। महान, सर, हाँ बोलिए। ये सुंदर पुरुष मतलब ब्यूटीफुल मेल, ऐसा है क्या? यस यस, अच्छा तो पुरुष। अच्छा, क्योंकि अपन कुगुरु सुगुरु कहते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, तो वो यही हो गया क्या? हो जाएगा ना। अगर कुगुरु है
तो क्या बनेगा, कुरूप गुरुः, कुरूपः गुरुः। वो क्या खुल जाए, वो क्या बनेगा समास में, कुगुरु। कुत्सित वैसे नहीं होगा सर, जैसे कुत्सित राजा बोला है। कुत्सित राजा बना सकते हो, कुत्सित राजा बन जाएगा, लेकिन कुत्सित का ही अर्थ कु भी होता है। तो उन्होंने ऐसे अगले एग्जाम में सुंदर पुरुष में सुंदर पुरुष भी आप कर सकते हो, गलत नहीं है। और पर सुंदर सुंदर की गुरु। जगह मतलब हाँ कर सकते हो कुत्सित का कुत्सित का अर्थ बुरा है? हाँ कुत्सित का अर्थ बुरा है क्या? हाँ, तभी तो कुराजा बोला। अच्छा। हाँ बोलिए प्रतिभा जी, बोलिए। इसमें अपेक्षित होता है, वही मीनिंग निकालना है। नहीं, सेम मीनिंग निकलेगा, अपेक्षित नहीं, वही मीनिंग आएगा। बोलिए प्रतिभा जी। सुंदर पुरुष हाँ है तो उसका मीनिंग तो, सुपुरुष का मीनिंग तो अलग होगा होगा ना। कैसे? सुंदर का मीनिंग तो उसका लुक वाइज सुंदर नहीं पुरुष। नहीं, लुक वाइज नहीं है, लुक वाइज नहीं है, उसके आचरण की बात है। अच्छा। आप वैसे भी, क्योंकि आप किसी पुरुष को सुंदर पुरुष नहीं बोलोगे, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, ब्यूटीफुल वुमेन होती है और हैंडसम मैन होता है। तो सुंदर विशेषण पुरुष का अगर लगा रहे हैं तो उसके रूप की बात नहीं कर रहे। और अगर मान लीजिए रूप की बात कर भी रहे हो, तो सुपुरुष से भी उसका अर्थ निकल रहा है कि सुपुरुष मतलब कितना अच्छा पुरुष है, कितना अच्छा दिखने में पुरुष है, अर्थ निकल जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। इतना एग्जैक्ट मीनिंग, जब आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो ना, तो शब्दों को फ्लेक्सिबल रखो, उसका एग्जैक्ट मीनिंग कभी मत पकड़ो। और ये तो क्या विशेषण विशेष्य है, तो पुरुष की विशेषता हो गई सुंदर, ठीक है। अगर दो शब्द जिनमें आप कर्मधारय समास कर रहे हो और दोनों ही शब्दों में विशेषण विशेष्य है, तो उसका नाम क्या हो गया, विशेषण विशेष्य कर्मधारय। अगर दोनों पद उपमान उपमेय हैं, जैसे घन एव श्याम, अब लिखने का तरीका भी समझो आप कि उपमान उपमेय कर्मधारय कैसे लिखा होगा। घन एव श्याम, तो क्या करना है, इफ को उड़ा देना है। कमलम एव मुखम, इफ को उड़ा दो और विभक्ति तो उड़ाओ गई। चंद्र एव मुखम, चंद्र मुखम। नरह सिंह एव, अब इनने बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी इव हमें इसमें चाहिए नहीं। इव का क्या अर्थ है, इव? चंद्र है मुख जिसका, चंद्र जैसा है मुख जिसका, उपमान उपमेय है ना, उपमा दे रहे हैं। सिंह की तरह है नर जो, कमल की तरह है मुख जिसका। हिंदी में पढ़ा है ना आपने कर्मधारय समास, जी हिंदी सर। में समास पढ़े ना, बस वैसा ही है। अब देखो ये महान चासो राजा जो है, ठीक है, ये भी विशेषण विशेष में नहीं, ये उपमान उपमेय में आएगा आपका। महान चासो राजा, च नहीं चाहिए, असो नहीं चाहिए, महान की भक्ति नहीं चाहिए, महाराजा, ठीक है, बन गया। ठीक है, तो जहां उपमान उपमेय आ रहे हैं ऐसे शब्दों को आप कहेंगे उपमान उपमेय कर्मधारय। और जहां पर दोनों ही शब्द विशेषण हैं, उनको आप बोलोगे उभय। उभय मतलब पता ही है आप लोगों को, दोनों, दोनों पद विशेषण है। जैसे अब उभय पद वाला आएगा तो उसमें च लिखा होगा बीच में, शीतम च उष्णम, विभक्ति नहीं चाहिए हमें, उ आ गया तो क्या हो जाएगा, शीतोष्णम। रक्तः च पीतः, तो रक्त पीत, विभक्ति नहीं चाहिए हमें। आदौ सुप्त पश्चात उत्स्थितः, तो ये थोड़ा सा आदौ शब्द की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सुप और पश्चात की भी जरूरत नहीं है हमें, पश्चात भी यहाँ पर क्या है, एक उपसर्ग के रूप में लगाया, पश्चात भी ऐसी फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह यहाँ पर लगाया है। पश्चात और आदौ, इन दोनों की यहाँ पर नीड नहीं है। मूल शब्द क्या है, सुप्तः और उत्थितः, तो सुप्तोत्थितः, ठीक है। और ऐसे एग्जाम्पल आपको कम ही आएंगे, कभी कभी आ जाते हैं। तो आपको मूल शब्द जो विशेषता बता रहे हैं, तो सुप्त और उत्थित ये दोनों विशेषता बता रहे, आदौ व पश्चात की विशेषता नहीं बता रहे। तो उन दोनों को हटा के सुप्त की विभक्ति उड़ा देंगे और उत्थित का ऊ का ओ हो जाएगा, तो सुप्तोत्थित बन जाएगा आपका उभय पद विशेषण कर्मधारय समास। डन। सर ये असौ और अदौ का क्या है मीनिंग? ये आदौ, ये सारे फिलिंग हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करें। आदौ मतलब अब, ठीक है, जो मतलब कह रहे हैं कि वर्णन करना प्रारंभ कर रहे हैं, तो अवेरी है ना ऐसे। ये? अव्यय नहीं है, विभक्ति लगी ना आदौ में, तो अव्यय नहीं ये। नहीं है, अच्छा। अव्यय नहीं है। पश्चात तो आपको पता ही है, बाद में, ठीक है, सर आदौ में भी भक्ति लगी है। हाँ, सर असो भी ऐसा ही है, हेल्पिंग वर्ब है। असौ कहाँ लिखा है, आदौ लिखा है, ये मैं आदौ है, वही सर आदौ। इधर महान हाँ, सा इधर असौ आदौ राजा हाँ महान ये या भी, असो राजा। महान है जो राजा, तो वो है जो उसके लिए प्रयोग किया गया अच्छा, है ना। असौ वो मतलब होता है जो, ठीक है, या फिर ऐसा है जो, तो वहां पर हम असौ शब्द का प्रयोग करते हैं।
तो आपको मतलब समास में यही करना है, जो आलतू फालतू के सेंटेंसेस है ना, उन सबको उन सबको हटा देना है और समासिक पद बता देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, आप लोग काफी अच्छे से समझ रहे हो। मुझे लगा आप लोग को समझ नहीं आएगा, बट गुड गुड स्पीड। बोलिए आशीष जी। असौ माने तो मेरे ख्याल से यह होगा ना। अब वो यह आप शब्द रूप से ले रहे हो, है ना, तो वो भी दिक्कत नहीं, हो जाएगा उसमें। महान है यह राजा। इसमें शायद पढ़ा था। हाँ भाई, इसलिए मैंने कहा ना आपने शब्द रूप में से लिया, कोई क्योंकि अस्मत् शब्द रूप का रूप है असौ। ठीक है, और अस्मत् मतलब यही होता है, अस्मत् मतलब यह ही होता है, तो ले सकते हो। लेकिन जब आप इसको कर्मधारय समास के रूप में बोलोगे, तो महान है जो राजा बोलोगे, महान है यह राजा बोलोगे। तो महान है जो राजा बोलोगे ना, कर्मधारय का वाक्य, इसलिए यहां पर मैंने है जो अर्थ बोला। चलिए, आई एम इम्प्रेस्ड जिस तरीके से आप लोग फटाफट समझ रहे हो। गुड। एक उसी का प्रकार है द्विगु समास। बहुत सिंपल है, कैसे पकड़ोगे आप? जब कर्मधारय समास का पूर्व पद मतलब पहला शब्द कोई संख्यावाची हो, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, यह समास द्विगु समास सामान्यतः समूह अर्थ ग्रुप में प्रयोग होता है। ज्यादातर इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और जब आप इसको जोड़ दोगे, समासिक पद बनाओगे, तो नपुंसकलिंग में इसका प्रयोग होता है। सिंपल है, क्या लिखा है? सप्तानाम दिनानाम समाहारः। द्विगु समास को खोलना हो या तोड़ना हो, समाहार वर्ड आपको याद रखना है। जैसे सप्त दिनम है, नपुंसकलिंग में है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और पहला शब्द इसका संख्यावाची है, सप्त है, तो मतलब यहाँ पर कौन सा समास? द्विगु समास। इसको तोड़ोगे कैसे? सप्त को क्या करोगे? षष्ठी भक्ति, क्या बनेगा? सप्तानाम। दिन की षष्ठी भक्ति क्या बनेगी? दिनानाम। और क्योंकि द्विगु समास, इसलिए आपको लगाना है समाहार। पंचपात्रम कैसे तोड़ोगे? पंचानाम पात्राणाम समाहार। त्रिभुवनम कैसे तोड़ोगे? त्रयाणाम भुवनानाम समाहार। और ग्रुप है क्या? हाँ, तो ग्रुप इसका ग्रुप। मतलब क्या होता है? सप्तानाम दिनानाम समाहार। 7 दिनों का समूह, समाहार मतलब अच्छा। समूह। तो सप्त दिनम से वही अर्थ है, और सप्तनाम दिनानाम समाहार का अर्थ भी वही है। सर ये जो संख्यावाचक हैं ये सारे बहुवचन षष्ठी विभक्ति के हैं सारे। बिल्कुल, मतलब अच्छा, आप जब क्योंकि इसको ग्रुप है तोड़ोगे, इसीलिए क्यों और बहुवचन में दिनानाम तोड़ोगे? सेकंड मुझे शब्द भी, सेकंड मुझे हाँ, शब्द। हाँ हाँ, देना वो सेम सेम में दोनों व्यक्ति सेम करनी पड़ेगी आप। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग क्यों है? क्योंकि ग्रुप है। क्योंकि सर ग्रुप तो है क्योंकि ही, सब साथ है। लेकिन अब 7 है तो 7 एक वचन थोड़ी ना हो सकता है। हम्म, 7 तो बहुवचन में प्रयोग होगा ना, 5 भी बहुवचन है, 3 भी बहुवचन है। ठीक है, पंचरात्रम, पंचानाम। अब देखो, रात्राणाम क्यों नहीं किया? क्योंकि रात्राणाम कोई शब्द नहीं होता, रात्रि नाम होता है। तो पंचानाम रात्रि नाम समाहार। और चतुर्युगम, चतुर्नाम युगानाम समाहार। ठीक है, अब जैसे त्रिलोकी है, तो त्रयाणाम लोकानाम समाहार। पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहार। सप्तशती, सप्तानाम शतानाम समाहार। अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहार। ठीक है। ये टिपिकल सर हिंदी वर्ड्स संस्कृत से कैसे आए, ऐसा है क्या? कौन सी हिंदी वर्ड्स? ये हिंदी में यूज होता है, त्रिलोकी लेकिन सब। ये संस्कृत वर्ड भी है। अच्छा। मेन ये, हाँ, ये संस्कृत वर्ड ही है यहाँ पर। तो वो ठीक है, हिंदी में भी यूज होता है, लेकिन ये है संस्कृत वर्ड। पंचवटी संस्कृत शब्द है। नदी शब्द रूप की तरह चलेंगे इसके रूप भी, सर, नद्या नाम। हाँ बोलिए। जो ये अष्टाध्यायी जो अपना एक ग्रंथ है, तो वो ऐसे ही तोड़ते ना, अष्ट मतलब अष्टाध्यायी का हाँ जो वेरी गुड। समाहार है वो ही है। हाँ, अब जैसे समास का प्रयोग एक ये भी होता है कि आपको अर्थ पकड़ना हो, तो अष्टाध्याय क्या मतलब है? तो अष्टानाम अष्टाध्याय हो गया। अध्याय नाम समाहार, 8 अध्यायों का समूह, ऐसे ग्रंथ को अष्टाध्यायी कहते हाँ, हैं। सप्तशती। वैसे है ना? हाँ, सप्तशती कैसे तोड़ोगे? सप्तानाम शतानाम समाहार। तो इस तरीके से आपको आना चाहिए द्विगु समास। वेरी गुड। अगला, द्वंद्व समास। मुझे आज मजा आ रहा है पढ़ाने में, आपका पता नहीं। देखिए,
अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे समासों में कि भाई इसका पहला पद प्रधान होता है या दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में क्या बोल रहे हैं, जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है वहां द्वंद्व समास होता है। कैसे पहचानेंगे, तो इसमें च का प्रयोग होता है, जैसे लवश्च कुशश्च लव कुशौ, दो चीज है, लव कुश अकारांत है, बालक बालकौ, तो इसकी विभक्ति उड़ा दी हमने, दोनों का च उड़ा देंगे, और दो है तो क्या बनाएंगे, द्विवचन, तो लव कुशौ। ठीक है, द्वंद्व समास के दो भेद है, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए और कुछ नहीं है। जिस समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखो आप, और कुछ नहीं। जैसे पार्वती च परमेश्वरश्च, क्या बनाओगे, च मतलब क्या है सर? और हाँ। और पार्वती च परमेश्वरश्च, कुछ नहीं करना, च को उड़ा दो दोनों जगह से, और आपको द्विवचन लगाना है सेकंड वर्ड, तो पार्वती परमेश्वरौ। रामश्च कृष्णश्च, च को उड़ा दो, राम कृष्णौ। धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च, बना लोगे, च हटाओ च हटाओ च हटाओ च हटाओ, तो इसका धर्म अर्थ काम मोक्षौ बनना चाहिए था ना। मोक्षः क्यों लगाया, क्योंकि बहुवचन है ना, बहुवचन, चार चीजें हो गई ना, बहुवचन हो गया ना। अगर सिर्फ धर्मस्थ अर्थस्थ होता तो धर्म अर्थ लगता, लेकिन क्योंकि चार चीजें हैं तो बहुवचन हो जाने से धर्म अर्थ काम मोक्षः, बालकः बालकौ बालकाः। पर सर इसमें सभी में च लगाए, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च। तभी तो द्वंद्व समास है ना, तभी तो आप लोग समास कर रहे हो। अच्छा, पुत्रश्च कन्या में पुत्र कन्या कैसे हो गया, पुत्र कन्या यहाँ वैसा होना चाहिए था ना, कुछ कन्या कैसे हो गया, द्विवचन है। द्विवचन है और स्त्रीलिंग है, आकारांत शब्द है ना, बालिका बालिके, तो कन्या कन्ये। हमेशा दूसरे पद में, दूसरे शब्द में जो विभक्ति होती है वो आपको जोड़ के लगाना है। राधा कृष्ण। अब इसको धनंच, फिर पलट भी सकते हैं, कन्या पुत्रो, क्या, पलट सकते हैं क्या इसको, अगर कन्या। पलट के यहाँ पर लिखा हो तो पलटना है आप। अगर यहाँ पे पुत्रश्च कन्याचा लिखा है तो आप कन्या पुत्र नहीं लिख सकते, क्योंकि दूसरा पद कन्या है तो आपको भी कन्या ही लेना पड़ेगा। जैसी कंडीशन आपको दी गई है वैसा आप कन्वर्ट करोगे। अगर कन्याच पुत्रश्च लिखा होता तो आप कर देते कन्या पुत्र, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्योंकि यहाँ पर पुत्रश्च कन्याचा लिखा है, कन्या बाद में है, तो कन्या अकारांत स्त्रीलिंग होने से उसके अकॉर्डिंग आपको रूप बनाने पड़ेंगे। धनश्च जनश्च यौवनश्च, धनश्च जनश्च यौवनानी, यौवनानी कैसे हुआ, क्योंकि ये है ना, नपुंसक लेंगे है ना, फलम फले फलानी की तरह चलेंगे। यौवन मतलब यंग। यस, यौवन। ये हो गया इतरेतर द्वंद्व। समाहार द्वंद्व क्या होता है, जहां बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह दिखता है, मतलब अगेन समूह की प्रधानता जहां पर होती है। इतरेतर में दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग था, लेकिन तरीका इसका भी सेम है। आहारश्च निद्राच भयम च हटाओ च हटाओ, च इति का भी कोई काम नहीं, हटा दो, आहार निद्रा भयम। ठीक है, पानी च पादौ च हटा दो, पानी पादम। ठीक है, पानी पादम क्यों किया, एक वचन बना के। दो हाथ दो पाव, चार हो गए। बालकम जैसा पादकम कर दिया। संग्रह बहुवचन हो कर दिया, गया एक सर। कर दिया दोनों। हाँ, पाव, दो। वेरी गुड। अरे यहाँ पर बोला अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखा दिया ना, तो जब संग्रह हो रहा है तो वो अनेक वस्तुएं मिलकर एक वस्तु हो गई कि नहीं। आप सब अलग अलग स्टूडेंट हो, लेकिन अगर हम क्लास की बात करेंगे तो क्लास तो पूरी एक है ना। तो जब आप इतरेतर द्वंद्व कर रहे हो तब आपको सेकंड वर्ड के अकॉर्डिंग विभक्ति लगानी है, लेकिन जब आप समाहार द्वंद्व कर रहे हो तो आपको एक वचन ही लगाना है, क्योंकि वो सारी चीजें मिलकर एक हो गई हैं। इसलिए आहार निद्रा भयम में फलम की तरह एक वचन लगाया है। पाणी पादौ पाणी पादम एक वचन, यवाश्च चणकाश्च यव चणकम एक वचन, पुत्रश्च पौत्रश्च च छोटा के पुत्र पौत्रम। ठीक है,
सब में इन्होंने यहाँ पर एक वचन का प्रयोग करा है, वो भी नपुंसक लिंग में। सर ठीक फिर है, से बताना क्यों लगाया एक वचन। क्योंकि यहाँ पर समाहार द्वंद है। द्वंद के दो प्रकार है, इतर इतर और समाहार। समाहार द्वंद में हमने वस्तु को संग्रह कर दिया, एक एक साथ जोड़ दिया। ठीक है, मतलब समाहार द्वंद में ऐसा ही सेंटर लिखा ना, एतेषाम समाहारः। इसका क्या मतलब है कि इन आहार को, निद्रा को, भय को एक कर दिया। ठीक है, हाथ पाव को एक कर दिया, यवा और चड़क को एक कर दिया, पुत्र और पौत्र को एक कर दिया, तो संग्रह कर दिया, जोड़ दिया, तो वो एक वचन हो गया। इसलिए तो सर सर ऊपर जब कलेक्टिव आया नाउन जैसे करते हैं वही। एक सेकंड, एक सेकंड, अनूप जी बोलिए पहले। सर पुत्र पौत्र आ सकता है ना सर, म क्यों लिखा है मतलब पुल्लिंग है ना, Yes. तो ये है पुरुषलिंग है ना, तो नहीं, यहाँ पर आपको सबके नपुंसक लिंग में रूप बनाने हैं। ये संग्रह में समाहार में नपुंसक लिंग बनाने हैं। ये अपना अभिलाषा जी कुछ कह रहे थे। ये कलेक्टिव नाउन जैसे ही ना, हाँ, करेक्ट कि करेक्ट। उसका एक वर्ड लिखने का। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। बोलिए संध्या जी। ये यवत चणकम क्या होता है, चणकम? अब चणक मेरे हिसाब से किसी प्रकार कोई खाने का पदार्थ ऐसा कुछ है, या वो चणकम, ऐसे ही इसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। या तो चमक जो होती है, यवन मतलब हवा, या वो तो हवा हो अच्छा गई, और चणक मतलब वैसा, तो ये कुछ प्रकृति की बात, ऐसा कोई अर्थ इसका निकलेगा। और अच्छा। कुछ अर्थ भी हो सकता है, एग्जैक्ट मुझे भी ख्याल में नहीं आ रहा है, ऐसा ही कुछ इसका अर्थ होगा। ठीक है। सर सर ऊपर जब हाँ, समार था उसमें भी यही यही रीजनिंग था, उसमें भी एक वचन था। नहीं इसमें एक वचन नहीं था, इसमें तो द्विवचन ये लगा है वाला ना। नहीं, ये वाला नहीं, और ऊपर समार समारोह था, हाँ, ये ये रहा, वाला, हाँ। हाँ हाँ, करेक्ट समार। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन यहाँ पर एक वचन कब है, लेकिन यहाँ पर आपको बोल दिया था नपुंसक लिंग में प्रयोग करना है, इसलिए यहाँ पर नपुंसक लिंग का प्रयोग किया। लेकिन जब आप इसको खोलोगे, जब त्रिलोकी को आप खोलोगे, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है, ये नियम है इसका। ठीक है। हाँ लेकिन जो जो समास किया हुआ है वो एक हाँ वचन में ही है। हाँ हाँ, हाँ स्त्रीलिंग ओके। में, स्त्रीलिंग में एक वचन है, और मतलब स्त्रीलिंग में एक वचन, नपुंसक लिंग पुल्लिंग में नपुंसक लिंग कर दिया इन्होंने। हाँ, हम्म, मतलब एक वचन ही है, लिंग का हाँ अंतर है हाँ। बस। ठीक है, ये कुछ सर एक नियम है। और चीज, जैसे हाँ, च वाले बहुत सारे कंफ्यूजिंग है, तो उसको तो फिर विभक्ति से ही याद करना पड़ेगा ना, कि मतलब च कौन सी वाले, विभक्ति। नहीं ऐसा दो कुछ नहीं है। तीन च आ रहा है ना, जिसमें च द्वंद में है, कैंसिल करने हैं। च आपको सभी जगह कैंसिल करना है, क्योंकि च की हमें नीड कहीं भी नहीं है। हाँ, बट फिर वो कौन सा समास है वो याद करने के लिए वो फिर द्वंद्व हमें समास ही है। विभक्ति के through- च का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ द्वंद्व समास में किया गया है, इसके पहले कहाँ च का प्रयोग किया, कहीं भी हाँ, नहीं। यानी ये इतर, ये दो है ना, उसके भी भेद। हाँ, उसमें आपको फिर अर्थ देखना है कि कहां पर वो ग्रुपिज्म कर रहे हैं। अगर पुत्रश्च कन्याच में ग्रुप नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एतेषाम समाहार लिख दिया ना, इसका मतलब है ग्रुप कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा समझना है वहां पर। बाकी आप जब इसको लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो आपको स्पेसिफाई करेंगे कि इसको समाहार द्वंद में कन्वर्ट करो और इतरेतर द्वंद में करो। नहीं किया तो पुत्रश्च पौत्रश्च है, अब इसमें कोई क्या समझेगा, इसको समाहार भी कर सकते हो, इतरेतर द्वंद भी कर सकते हैं। तो वो आप अपने अगर सिर्फ द्वंद्व समास बोला तो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। थैंक यू अगला, सर। बहुव्रीहि समास। यहां पर क्या है, जिस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों पद प्रधान न होकर, ठीक है, मतलब यहाँ पर दोनों पदों से किसी और पद की बात, मतलब हमने कुछ समास देखे पहले जिसमें पहला पद प्रधान है, फिर किसी में दूसरा देखा, किसी में दोनों पद प्रधान है। बहुव्रीहि में दोनों ही पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, मतलब दोनों शब्द मिलकर के किसी और की बात कर रहे हैं। एक ये बात। दूसरी बात, विग्रह करते समय, मतलब खोलते समास, विग्रह करना मतलब उसको खोलना, यस्य सह लगाया जाता है। जैसा आपका द्विगु समास में समाहार लगाते थे ना आप द्विगु में, वैसे बहुव्रीहि में क्या लगा होगा, यस्य सह। जैसे महाबाहु, महान है जिसकी भुजाएं, बाहु, तो यहां सर पर ना तो यहाँ या, ऐसा हो सकता है दो पद मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बता रहे हैं। यही तो है, हाँ। यही है। महान है जिसकी बाहु, किसकी, तो ये विष्णु भगवान की बात कर रहे हैं। दशानना, दश है जिसके मुख, पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, चतुर्मुख, चार है जिसके मुख,
तो ये सब कौन है? तो ब्रैकेट में लिखा है विष्णु, रावण, कृष्ण, ब्रह्मा। कर लेना है ना, जो तुम्हारी टीचर ने बताया। और इसको आप लोग क्या कहते हैं, विग्रह कैसे करोगे? तो महाबाहु, महानतौ, महानतौ के ऊपर बाहु कितनी होती है? कितनी होती है बाहु? दो होती है ना, इसमें द्विवचन है। दो महानतौ बाहु बाहु यस्य यस्य सह। सह, मतलब जो एक महान है जिसकी दो भुजाएं। फिर दशाननः, दश, आननानि, बहुवचन है ना, बहुत सारे मुख है, 10 मुख बहुवचन। आननः यस्य सह। पीतांबरः, पीतम अंबरम यस्य सह। चतुर्मुखः, चत्वारि मुखानि यस्य सह। चक्रपाणि, चक्रम पाणौ यस्य सह। शूलपाणि, शूलम पाणौ यस्य सह। चंद्रमुखी, चंद्र एव मुखम यस्या। अब यह यस्या क्यों हुआ? क्योंकि चंद्रमुखी स्त्रीलिंग हो गया ना, तो यस्याः, और स की जगह क्या आ गया? सा। पाषाण हृदय, ये सही बात बोली क्या? पाषाण हृदय पुरुषों के लिए। क्या हमारी मेल कम्युनिटी इस बात को अग्री करती है? हाँ हाँ। पत्थर दिल। नहीं सर, बात देख लो, आप डिसाइड कर लो, मुझे बता देना फिर। ठीक है। फिर कमल नेत्र, कमलम इव नेत्रे यस्य सह। कमल है जिसके नेत्र। चंद्रशेखर, चंद्र शेखरे यस्य सह। कुछ कुछ जगह भी पे थोड़ा चेंज है, बाकी तो इस तरीके से हम किसका विग्रह करते हैं? बहुव्रीहि समास का। ये तो हमने बहुत यूज करे हैं, हिंदी में भी आप बहुत यूज करते हो। रावण, ये सब एग्जाम्पल बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। महाबाहु, दशानन, पीतांबर, चतुर्मुख। सर किसी और विग्रह, विग्रह का क्या अर्थ कहा आपने? खोलना, विग्रह मतलब उसको ओपन करना, पूरा डिकोड करना। ये ये स्व- सारे हैं तो विग्रह। तोड़ना भी बोल सकते हैं ना सर, तोड़ना। हाँ, देखो जो लेफ्ट सिंपल हैंड सर। साइड के हैं ये हैं सारे समास विग्रह, और ये जो राइट हैंड साइड है ये सारे हैं सामासिक पद। जैसे स्वाध्याय में मैंने पढ़ा है विग्रह, विग्रह गति। अब वो अलग है, वो विग्रह गति अलग है, ये अलग है, वो अलग है, अलग है। तो फिर से कहना सर, ये सामासिक पद और क्या है सर? ये है सामासिक पद, हाँ। ठीक है, और ये है समास विग्रह। तो आपसे जो बोला जाए वो आप करना। लास्ट एक शेष कह रहे हैं कि जहां पर दो शब्द है लेकिन सिर्फ एक ही शब्द शेष रहे, बाकी का समासों से भिन्न है। जैसे माता च पिता च, तो आप सिर्फ एंड वाला शब्द पकड़ो, उसमें द्वितीय व्यक्ति लगा दो, पितरौ, तो इससे हम अर्थ ले लेंगे कि माता पिता दोनों अर्थ है। दुहिता च पुत्रश्च, दुहिता मतलब पुत्री, दुहिता च पुत्रश्च, तो पुत्र में द्विवचन लगा दो, पुत्रौ, तो इससे भी हम समझ जाएंगे पिता पुत्र दोनों की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो पितरौ मतलब से पिता नहीं होता, पितरौ मतलब क्या होता है? माता और पिता दोनों, क्योंकि यहाँ पर एक शेष समास का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। बस समास कंप्लीट हो गया, खत्म। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज करके आना, कल भी क्लास लूंगा मैं, लेकिन आज मेरा थोड़ा सा ज्यादा मोह प्रकट हो रहा है। एक छोटा सा टॉपिक और समझा दूं कि हिम्मत नहीं है? नहीं हिम्मत? सर, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, कल करेंगे। लेकिन समाज मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छे से आप लोगों ने कर लिया, तो विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, तो ऐसे कर लो, और कल एक क्लास और लेंगे 7 बजे। एक तो मुझे आपको उपपद विभक्ति समझाना है कल, छोटा सा टॉपिक है, और टाइमिंग 5:15 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, 5:30 को क्या बोलते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल ग्रज रह जाएगा कि सब कुछ पढ़ा के इतना सा रह जाएगा। तो ऑफिशियली हमारा कल कोर्स पूरा करके टाइम बचा तो फिर आपका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम वाच्य के और इसके समाज के, और तो सर बाकी सेम टाइम ही रखो, 7 बजे ही ना? हाँ 7 बजे ही है। ठीक है, अभिलाषा जी आप लिंक क्रिएट कर देना, है ना, और फिर संडे को हम कोई और करेंगे। टाइम पे नहीं रख सकते क्या? 15 फ्राइडे मिनट लेट क्लास करो। होती है कल हमारी। आई नो, बट वो हम पेपर डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं, पेपर डिस्कस इसलिए मैं संडे को कर रहा हूँ। तो कल थोड़े थोड़े टॉपिक समझना है, वो रिकॉर्डिंग से आप देख लेना, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक है, 15-15 मिनट के, बस लर्निंग का है, उसमें समझने का नहीं है कुछ भी। ठीक है, हो गया। संडे को पेपर डिस्कस करेंगे,
3 सवा 3 वाले वीकेंड वाली लिंक होगी, मैं वीकडे वालों को भेज दूंगा। ठीक है, चलिए अब सब जाके पढ़ाई कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। Yes, sir. सभी को जय जिनेन्द्र। थैंक यू सर, जय